बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू हो, मरियम नवाज के दौरे हों, या फिर हों हुकूमत की चालें और इत्तेहादियों की नाराज़गी, ये सब एक ही सियासी मंजरनामे में जुड़े वो मुख्तलिफ मनाजिर हैं जिनके बगैर पाकिस्तान का इस वक्त का सियासी मंजरनामा जो है या जो पोलिटिकल चेस बोर्ड है उसको समझना नामुमकिन है तकरीबन। एक ही सिलसिले की ये मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं और इसमें तमाम जो मामलात हैं वो सूरत हाल को एक ही जानिब ले जाते दिखाई दे रही हैं। बहुत शादियाने भी बज रहे हैं बिलावल भुट्टो के बयान पर। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इससे पीडीएम टूट जाएगा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इससे अपोजिशन की तहरीक को ज़ोफ़ पहुँचेगा, और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बहुत दूर जा चुके। ख्वाजा आसिफ का तो एक बार फिर ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने आसिफ जरदारी के हवाले से जो चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले रादर जो बयान दिया था उसके हवाले से उन्होंने रिमाइंड कराया अपने किसी दोस्त का नाम लेकर, और वो भी बहुत खुश दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी भी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। वज़ीर आज़म के ज़ोराने की अंदरूनी कहानी भी मार्केट में आ चुकी है। मुनी सिलाही का बयान भी सामने आ गया है। तो इस हवाले से जो सूरत हाल बनती दिखती है, आज हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़, AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, ये जो अभी मैंने छोटा सा एक इंट्रो दिया है, ये वाज़े करता है उस सियासी शक्ल को जो मुख्तलिफ मुस्तकबिल में बनते दिखाई दे रही है। मसलन गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी, चूँकि उन्होंने 2 माह पहले से ये कैंपेन प्लान कर रखी थी पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बकौल, वो वहाँ मौजूद है, और आज गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट ने उन्हें निकल जाने का हुक्म दे दिया। अब उसमें एक पहलू तो ये भी है कि चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट में ये शामिल है कि होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस रैलीज को खिताब नहीं कर सकता, तो इस मामले में होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस की तारीफ क्या होगी। फिर उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी का जो आज BBC की फरत जावेद को इंटरव्यू है, उसने बहुत से अबरू जो हैं उनको उठा दिया है। बहुत नित नए तबसरे हो रहे हैं, कहीं खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, कहीं गम की लकीरें पीटी जा रही हैं, और शायद ये समझा जा रहा है कि बस अपोजिशन का शिराजा बिखरने को है। कुछ उसको हुकूमत के हक में करार दे रहे हैं, कुछ उनको अपोजिशन की हिकमत अमली करार दे रहे हैं। इसी तरह जो कहानी सामने आई है हुकूमती इत्तेहाद की, वो भी कोई बहुत इतनी अच्छी नहीं है, वो कोई बहुत राउजी पिक्चर पेश नहीं कर रही। नाज़रीन, पहले बात करते हैं ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। मैं खुद गुज़िश्ता रोज़ कुछ दोस्तों से ये पूछ रहा था, मुझे मेरे ऑफिस ने एक स्टोरी जिम्मे लगाई थी GB इलेक्शन के हवाले से। मैं जब गया GB हाउस, तो मैंने कुछ लोगों से ये भी पूछा कि जी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन वहाँ है गिलगित बल्तिस्तान में, इंतखाबी जो उम्मीदवार हैं उनकी शिकायत, उनके हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जो भी मामला है वो सब वहीं तय पाना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ क्या कर रहे हैं? एक अहम सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ या एक आध रोज़ पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को 35 नोटिस दिए गए। बिलावल भुट्टो का नाम भी उन्होंने लिया इंतखाबी उजरदारियों के, माफ़ कीजिएगा, इंतखाबी खिलाफ वर्जियों के हवाले से। लेकिन उनकी ज़बान पर अली अमीन गंडापुर साहब का नाम नहीं आया, क्योंकि वो मुसलसल पैसों की भी ऑफ़र कर रहे हैं। ज़रा डिक्शन उनकी मुख्तलिफ है। वो ये कह रहे हैं मुसलसल के जितने वोट उतने पुल, जितने वोट उतनी सड़कें, जितने वोट उतने स्कूल, जितने वोट उतने मंसूबे, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसी तनाजुर में आज गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट का जो फैसला है बिलावल भुट्टो के खिलाफ, वो क्या अली अमीन गंडापुर को भी उन्होंने ये कहा है कि वो भी गिलगित बल्तिस्तान से चले जाएं। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल फैसला है इस वक्त, और ये दिखाई भी देता है कि फैसले के बहरकात और उसके पीछे जो कोशिशें हैं वो क्या हैं।
नाज़रीन, एक तो शाहिद खाकार अब्बासी साहब हों, परवेज़ रशीद साहब हों, बिलावल भुट्टो हों या कोई और अपोजिशन का कोई और आदमी, अगर वो मुंतखब नुमाइंदा है तो वो पाकिस्तान के ऐवान का मुंतखब नुमाइंदा है और पाकिस्तान में वो अपोजिशन में है, यानी वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई इंतजामी हुक्मनामा जारी नहीं कर सकता, वो फंड्स के जरा का हुक्म नहीं दे सकता। वो सिर्फ ये वादा कर सकता है कि जब इलेक्शन होगा तो ऐसा किया जाएगा। वो मंशूर हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मंशूर दे रखा है। पीपल्स पार्टी के मंशूर में 2018 में भी गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल इंतजामी यूनिट बनाने की बात की गई थी, आइनी सूबा बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो चंद और डेवलपमेंट से मशरूत है, उस पर किसी और वक्त बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ हैं, उनके साथ सेनेटर परवेज रशीद भी हैं और लोग भी हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे हैं। अब वो भी अगर परवेज रशीद साहब भी अगर चाहें तो कोई सियासी वादा तो वो कर सकते हैं, लेकिन कोई इंतजामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल हल तलब है वो ये है कि ये अपोजिशन के लोग होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस कैसे हो गए। होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस ठीक है, इन वे वो हैं कि मुंतखब ऐवान के नुमाइंदे हैं, लेकिन उन पर कोई कदगन इसलिए नहीं लग सकती कि वो वहाँ जाकर किसी इंतजामी फैसले का ऐलान नहीं कर सकते। जैसे इमरान खान साहब गए, इमरान खान साहब ने जाकर ये ऐलान किया कि वो प्रोविजनल स्टेटस देंगे। इस हवाले से मेरी अपनी भी एक राय है कि जो गिलगित बल्तिस्तान को रीजन बनाया गया और फिर उसे इंतजामी इख्तियारात दिए गए, उसकी असम्बली एक कायम की गई, जीबी काउंसिल के भी है और एक असम्बली भी है आज़ाद कश्मीर की तरह। तो ये तमाम लवाजमात जो है फिर वहाँ चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वहाँ एक गवर्नर है, पहले गवर्नर जो इंतखाबात के बाद बने वो कमर जमान कायरा साहब थे, और उसके बाद और कई लोग गवर्नर बन चुके हैं जिनका जो तमाम के तमाम ऑलमोस्ट बर्जीज ताहिर को छोड़कर वो वहाँ के मकामी हैं। अब हुकूमत में जो लोग पाकिस्तान में शामिल हैं वो ये भी वो भी हैरान है कि इमरान खान साहब ने ये किस बात बुनियाद पर ये वादा किया, क्योंकि प्रोविजनल स्टेटस तो हासिल है एक तरह का सूबे का गिलगित बल्तिस्तान को रीजन के तौर पर। अब प्रोविजनल स्टेटस क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, बहुत सारे लोगों से हमने पूछा तो उनका ये कहना है कि हमें तो ये समझ में ही नहीं आती कि इमरान खान साहब इसको प्रोविजनल स्टेटस देंगे कैसे। प्रोविजनल स्टेट जो सूबे के लवाजमात हैं वो सारे पूरे हैं, प्रोविजनल हैं वो सारे, तो इमरान खान साहब क्या करेंगे, ये एक अहम सवाल है। क्या करेंगे, जवाब तो इमरान खान साहब ही देंगे, लेकिन भारत ये सवाल है और इस सवाल का जवाब गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही देंगे जो 15 नवंबर को वोटिंग होनी है उसमें। लेकिन जो ये मामला है बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो उसको चैलेंज भी कर रहे हैं। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों से बात की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी कल सुबह उसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का इरादा रखते हैं। लेकिन ये खासा हैरान कुन फैसला है। और फिर डीसीज को ये हुक्म भी दिया गया है कि वो जाके बिलावल भुट्टो को अगर वो नहीं निकलते तो गिरफ्तार कर लें। ये सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक ऐसा आदमी, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या कोई भी और हो, अगर वो इंतजामी तौर पर अफेक्ट नहीं कर सकता इलेक्शन को, वो अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को अपने पोलिटिकल प्रोग्राम से, तो वो खतरा कैसे है। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझ में आता है। और जो अपोजिशन की जमातों के लोग हैं उनसे जब हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किए हैं कि वो इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं, इस्लामाबाद में किन से मुलाकातें कर रहे हैं, ज़रा वो उसकी अगर तफसील बताएं। इसका मतलब यह है कि बिलावल भुट्टो के पास कुछ इतलात भी हैं और प्रीएम्प्ट किया गया है इसी चीज़ को। दूसरी जानिब ये भी बात की जा रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कितनी सदाकत है, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल ये गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। तो बुनियादी नुक्ता यही है कि इस जीबी हाई कोर्ट को जो कानूनी नुक्ता देखना चाहिए था वो यही देखना चाहिए था कि जीबी के कॉन्टेक्स्ट में जो हुक्म इमरान खान साहब जारी कर सकते हैं या उनकी जगह अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होते या मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म होती वो जारी कर सकती, वो अपोजिशन के लोग नहीं कर सकते। मुराद सईद
अली अमीन गंडापुर तो वजीर हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के। तो वो लोग जो इंतजामी अहकाम जारी कर सकते हैं उन वो इफेक्टिव हैं, लेकिन इनका कहा इफेक्टिव नहीं है इंतजामी हवालों से। सियासी हवालों से तो ये कराची बैठकर भी अगर गिलगित के हवाले से बात करें तो वो भी उतना ही असर डालेंगे जितना वो वहाँ सॉइल पर खड़े होकर इलेक्शन के दिनों में बात करेंगे, उतना ही इफेक्टिव होगा वो। नाज़रीन, इसी से जुड़ी जो चूँकि अपोजिशन वहाँ वहाँ मरियम नवाज साहिबा भी यही कह रही हैं, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद हम इस्लामाबाद की हुकूमत को भी चलता करेंगे। और आज पीपल्स पार्टी की शशि पलीजो ने तो बहुत खुलकर ये कहा कि अगर दादली हुई तो फिर जीबी में ही रद्दमल नहीं आएगा, उसका असर इस्लामाबाद तक होगा और इस्लामाबाद में भी हुकूमत को रद्दमल महसूस होगा। इन तमाम हवालों से अगर हम देखते हैं तो उसमें जो गुज़िश्ता रोज़ की जो लंच है, यानी कि दोहराना अपने इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। उसमें एमक्यूएम भी गई, काफ लीग ने उसमें शमूलियत से इनकार कर दिया। मुनीस इस्लाही साहब का ये बयान तो आ गया है कि जी मुआहदा हमारा वोट का है, खाने का नहीं है। तो असल बात तो ये है कि जो मुनीस इस्लाही भी ये समझते हैं और फिर मुनीस इस्लाही साहब के जो बुजुर्ग हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, ये वो लोग हैं जो तमाम चीज़ों को जिन्होंने देखा हुआ है। खाना सिर्फ क्या मकसद सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता, डिस्कशन करना भी होता है। और डिस्कशन जो काफ लीग के बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता साल 1 साल हो गया इमरान खान साहब को उनसे मिले हुए, और उस वक्त जो बात हुई थी बस उसके बाद उसमें एक रत्ती बराबर भी पेशरफ नहीं हुई। असल बात ये थी कि काफ लीग को मजीद एक वजारत देना थी, वो भी नहीं दी गई। तो ये नाराज़गी चली आ रही है और काफ लीग हुकूमत को इसलिए नहीं छोड़ रही कि जो हुकूमत के पीछे मुख्तदर हल्के हैं, काफ लीग वो वादे भी कर चुकी है। और कामिल अली आगा साहब के जरिए ये बयान दागा गया है कि हमारा तो मुआहदा रियासत पाकिस्तान से है, यानी कि इमरान खान साहब से उनका मुआहदा नहीं है। मुआहदा इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं या इमरान खान साहब की बैक पर जो कुव्वतें मौजूद हैं उनके साथ मुआहदा है। उस वायदे में ये चीज़ तो शामिल है कि काफ लीग हुकूमत में साथ देगी, लेकिन इमरान खान साहब का रवैया शायद उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये काफ लीग की शिकायत है कि जी उनसे इमरान खान साहब उनसे जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, यू टर्न ले लेते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर एमक्यूएम की शिकायत भी है। एमक्यूएम ये कहती है कि जी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला है, कराची के मसाइल हैं, कराची के हवाले से जो भी ऐलानात प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, इस तरह के और बहुत सारे मामला हैं। फिर एमक्यूएम कराची को अलग सूबा बनाना चाहती है, पीटीआई एमक्यूएम का साथ नहीं दे रही, इस हवाले से एमक्यूएम इस बात पर भी शाकी है। फिर जो दीगर इत्तेहादी हैं वो भी जाहिर सी बात है उनके भी अपने अपने मसाइल हैं, उनके साथ वादे किए गए थे, फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं, खुद पीटीआई के लोग नाराज हैं, तो ये तो फिर हुकूमत के इत्तेहादी हैं। जीडीए का भी अपना एक मामला है। फहमीदा मिर्जा जो है वो वजारत के मजे भी लेना चाहती हैं, लेकिन वो जो आइलैंड्स अथॉरिटी का मामला है, फहमीदा मिर्जा उस पर उसकी खुलकर मुखालफत नहीं कर रही लेकिन हिमायत भी नहीं कर सकती। जीडीए ने आज सिंध में एक मार्च भी किया है, माफ़ कीजिएगा गुज़िश्ता रोज़ एक मार्च किया है। तो ये तमाम मामला जो हैं वो जीडीए पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। तो जीडीए भी खुलकर इस हुकूमत की हिमायत या मुखालफत करने से गुरेजा है। लेकिन इसमें नाज़रीन इसका एक और पहलू है, ये जो तमाम इत्तेहादी हैं ये इनको चाहे वो फहमीदा मिर्जा हों या एमक्यूएम के लोग हों, इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, सूबे के साथ मरकज़ कितने हुकूक उसके गसब कर रहा है। हुकूक तो पिछले 2 सालों से गसब हो रहे हैं NFC अवार्ड के हवाले से सूबों के, और सिंध उसके ऊपर बात भी करता है, लेकिन बलूचिस्तान भी आवाज़ उठाता है, लेकिन पंजाब और केपी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये सारे लोग, इनको कोई अगर परेशानी या मसला होता तो ये तमाम लोग उस वक्त ये आवाज़ें उठाते, उस वक्त से तो ये हुकूमत की गोद से उतरे नहीं। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब जो हैं वो कुछ अर्सा पहले उन्होंने सिंध के हुकूक के हवाले से जीडीए के मरकज़ी तंजीम से कुछ इख्तलाफ किया था, और फिर उसके बाद वो जीडीए के नाम पर ही अपनी एक अलग जो है वो राय बना रहे हैं, एक अलग अपना कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
पीर पगारा साहब आइलैंड अथॉरिटी हो या कुछ भी हो, वो खामोश हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि जो नशिस्तें उनकी हैं वो मौजूद रहेंगी और फिर वो दीगर मामला को भी चूँकि हैंडल करते हैं। तो इस वजह से अब ये तमाम जमातें जो हैं, वो चाहे एमक्यूएम हो, चाहे जीडीए के यार लतीफ़ अली जो हों, फहमीदा मिर्जा हों या काफली हों, ये बड़े समझदार लोग हैं। इस वक्त चूंकि पीडीएम का एक ऑन स्लॉट जारी है, उस ऑन स्लॉट में लगता ऐसा है कि जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर गर्म होगा, ख़तरनाक होगा। यही वो महीना होगा जिसमें लॉन्ग मार्च आ सकता है, धरना आ सकता है। इस दौरान में अगर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाए तो जाता है, तो इस्लामाबाद आने वाला हर रास्ता जो है उससे उस पर खुमियों की तरह लोग उगरे होंगे, क्योंकि इस मरतबा तमाम के तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपने लोगों को लाएंगे, और हर अपोजिशन जमात के कुछ ना कुछ पॉकेट हर जगह मौजूद है, और ख़ास तौर पर वो रास्ते जो इस्लामाबाद की जानिब आते हैं उन पर उनके पॉकेट्स मौजूद हैं, और वो अगर उस तरफ से लोग आएंगे तो फिर इस्लामाबाद को एक सियासी बहरान का, एक दिक्कत का सामना होगा। इस तमाम सूरत हाल में दूसरी जानिब से ये भी कहानियां हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तकरीर में कुछ रंग भी लाई है, और उनके साथ कुछ राब्ते भी हो रहे हैं, बैकडोर में राब्ते हो रहे हैं कुछ ऐसी शख्सियात के जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहा जाता है या हुकूमत के जो हिमायती हैं, उनके दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान एक किस्म का ट्रूस करा सके, एक तरह से उनको इस बात पर कायल कर सके कि वो खामोश हो जाए एक अंडरस्टैंडिंग के तहत। कितना होता है ये अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये अगले चंद दिनों में ये बात सामने भी आ सकती है। इसी में अब ये जो हुकूमती इत्यादी हैं, ये शिकायत इनकी बेशक जितनी मर्जी जनवन हो, लेकिन ये बुनियादी तौर पर इसी एक पहलू की वजह से हुकूमत के साथ बड़ा फासला रखकर खड़े हुए हैं। वो जो कहा है ना शायर ने कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो तमाम जमातें ये कह रही हैं कि जी वोट का साथ है, हुकूमत नहीं को गिराने में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन एमक्यूएम समेत कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि अगर हुकूमत को किसी और ने गिराने की कोशिश की तो फिर आप क्या करेंगे। तो वो यही वो सवाल है, यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो तमाम के तमाम इत्यादि हुकूमत से एक फासला रखकर खड़े हुए हैं, ताकि अगले सेटअप में फिर वो अपनी जगह बना सकें। काफलीग हो या हो एमक्यूएम, ये खास तौर पर इक़्तिदार से बाहर नहीं रह सकते। मजबूरियां हैं, बहुत सारे दीगर मसाइल भी हैं। फिर इन जमातों का वजूद ही इसलिए है कि ये कहीं ना कहीं इक़्तिदार का हिस्सा होते हैं, और इक़्तिदार का हिस्सा होकर अपने वोटर को ये खुश करते हैं। यही वजह है कि ये फासला इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी पीडीएम के ऑन स्लॉट की, ये ऑन स्लॉट जारी है और पीडीएम में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें भी जारी हैं। इन कोशिशों के दरमियान बीबीसी की एक बड़ी अच्छी रिपोर्टर हैं फरज जावेद साहिबा, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू किया, और उन्होंने डायरेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी से ये पूछा कि क्या पीडीएम की जो एपीसी थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें ये पीडीएम के किसी इजलास में ये तय पाया था कि फौजी अफसरान, जो आला तरीन फौजी अफसरान हैं, उन पर नाम लेकर तनकीद की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर झूठ बोलते तो बीबीसी एक ऐसा अदारा जब वो इंटरव्यू अगर करते हैं तो वो पाकिस्तानी मीडिया के अनलाइक या उसके बरखिलाफ वो उनके पास एक मुकम्मल तैयारी होती है, उनके पास काफ़ी शवाहिद होते हैं। तो वहाँ जितने भी लोग जाते हैं, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो हो, आसिफ जरदारी हो या कोई और हो, वो नॉर्मली ऐसी बात नहीं करते जिस पर उनके बाद में बीबीसी के सामने खिफत का सामना करना पड़े, क्योंकि उसकी एक इंटरनेशनल आउटरीच है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, पीडीएम के में ये कहीं नहीं तय पाया था। फिर उन्होंने ही ये सवाल किया कि क्या तय पाया था, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को तरकीद का निशाना बनाना तय पाया था। ये नाम एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करने का फैसला हुआ था, और यही बात एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ जो है वो जो एपीसी की करारदाद है 26 नुकाती, उस करारदाद में भी एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ शामिल है, जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़ा भी था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि वो नाम सुनकर हैरान रह गए, तो उसमें ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। साथ उन्होंने ये भी ज़रूर कहा कि नवाज शरीफ साहब के पास यकीनी तौर पर, चूँकि वो पर्टिकुलर सवाल था नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकालने के हवाले से,
जो अभी नाहल करके 4 साल के बाद जो नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार खत्म हुआ नैब कोर्ट के फैसले के जरिए, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। और चूंकि एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो बिलावल भुट्टो ने कहा, एक मिसाल भी दी कि, और बाद में कमर जबान कायरा ने मिसाल दी खास तौर पर वजाती बयान में, कि हमने इंतखाबी मुहिम के दौरान चंद अफसरान के नाम लिए थे, हमारे पास उसकी एविडेंस थी, जो हमने मांगते तो फराम भी कर देते। तो ये इसी तरह बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जिम्मेदार आदमी हैं, उनके पास यकीनी तौर पर सबूत होंगे, तो जिसकी वजह से वो बात की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये उम्मीद है कि वो सबूत जल्द सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस जुमले ने स्टीयर क्रिएट किया, वो खास पाकिस्तान का जो खास माहौल है, उसमें वो मीडिया ने ज़रा उसको उठाया, क्योंकि उनका ये कहना था कि मुझे नवाज शरीफ साहब के मुंह से नाम सुनकर धचका लगा। और ये बात दुरुस्त भी है कि किसी भी माजी में भी अनटिल एंड अनलेस जनरल मुशर्रफ या ज़ियाउल्हक साहब की तरह फौजी सरबराहान इक़्तिदार में ना हो मार्शल लॉ लगाकर या फौजी एक्शन के जरिए, नॉर्मली इन अदारों के सरबराहान का नाम नहीं लिया जाता। और जाहिर सी बात है, मैं खुद इस बात का कायल भी हूँ कि रियासत के जो दो सुतून हैं, अदलिया हो, मुकन्नना हो, सियासतदान जिसमें शामिल है, और इंतज़ामिया हो उसमें, या फिर हो फौज, उनके दरमियान एक ख़ास किस्म की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। और मामले को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए कि स्टैंड स्टिल पर सूरत हाल चली जाए, क्योंकि उसका पाकिस्तान को नुकसान होता है। और नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए से ख़ास तौर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं, PDM, वो तमाम के तमाम हुकूमत के प्रेशर में थे। अब पीपल्स पार्टी मुखालिफ या बिलावल मुखालिफ या हुकूमत के हामी कुछ दानिश्वर, कुछ एंकर हजरात, कुछ साफ़ी हजरात, जब ये तजियाकारी है, जब तजिया तब से कर रहे हैं, तो उनका तो समझ में आता है, क्योंकि पीडीएम उससे थोड़ा सा अपनी पोजीशन से एक कदम उसको शायद पीछे हटना पड़ा हो। लेकिन अल्टीमेटली मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, और मेरा तजिया ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने की जो ये बात है, ये किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं है। क्योंकि एक सियासतदान जब भी बात करता है, उसके पीछे एक लॉजिक होती है। उनकी इस बात के नतीजे में एक तो सरदार अयाज सादिक से लेकर नवाज शरीफ साहब की तकरीर का जो अमल है, वो ज़रा पीछे चला गया, और गुफ्तगू PDM है या नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी PDM का साथ देंगे या नहीं देंगे की तरफ आ गई है। और इसका अल्टीमेट फ़ायदा PDM को होगा, क्योंकि उसके ऊपर वो जो प्रेशर था फौज के हवाले से, जो नवाज शरीफ साहब का बयान था, उसके बाद वो प्रेशर डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है। यही सबसे ज़्यादा बड़ा इसको उसका फ़ायदा होगा। और आप आगे चलकर देखेंगे कि PDM को इसका फ़ायदा होता है, लेकिन इमरान खान साहब को इसका कितना नुकसान होता है, ये अभी कहना कुछ कबल वक्त इसलिए होगा कि PDM की तहरीक में भी एक वक्फा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खामोश हैं, मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, बोलते हैं। उन्होंने मसला और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज साहिबा के साथ, लेकिन वो सरदार अयाज सादिक का एक मामला था, उसकी वजह से की, माफ़ कीजिएगा, अयाज सादिक साहब के साथ की, मरियम साहिबा के साथ मुलाकात की। इसी तरह असद यार वली साहब खामोश हैं, अख्तर मेंगल साहब खामोश हैं। तो वो PDM का तमाम हिस्सा जो 2-3 बयानात की वजह से, जिसमें अनस नूरानी का बलूचिस्तान के, माफ़ कीजिएगा, अवैस नूरानी का बलूचिस्तान के हवाले से भी बयान था, इन वजूहत की बिना पर वो अंडर प्रेशर थे। तो वो इस बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के बाद ये डाइवर्ट हो गया। और ये मैं ज़ाती तौर पर मेरा ये ख्याल है कि ये एक डेलिब्रेट एफर्ट थी, ताकि डिस्कशन का रुख किसी और तरफ चला जाए। क्योंकि अगर आप मुस्लिम लीग नून के लोगों की गुफ्तगू सुने, तो वो खुद 2 कदम आगे बढ़कर दलाइल देते नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह और उन जैसे मुस्लिम लीग के दीगर अकाबरीन, जो जिन्हें ये जो इन हैं बहुत मरियम नवाज के करीब भी हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है नाज़रीन, कि बिलावल भुट्टो ने जो भी कहा, उसका अल्टीमेट फ़ायदा PDM की क़यादत को होगा। क्योंकि चंद दिन के रिलीफ मिलने के बाद जब 22 नवंबर को पेशावर का जलसा होगा, और फिर उसके बाद 30 नवंबर को मुल्तान का, तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बिलावल का जो बयान है, उसने PDM को किस हद तक फ़ायदा दिया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। एक और वीडियो में आपसे कल मुलाकात होगी, इस दरख्वास्त के साथ कि नंबर 1, कोविड से एहतियात कीजिए। इस मरतबा कोविड का डिफरेंस पिछली लहर की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ है। पहले जब कोविड-19 ने सर उभारा, तो उस वक्त पाकिस्तान सर्दियों के मौसम से गर्मियों के मौसम में दाखिल हो रहा था, जबकि यूरोप और अमेरिका सर्दी की लहर में थे। अब ख़तरनाक बात यह है कि
कोविड की लहर ने जब ये दोबारा सर उठाया 3-4 माह के वक्फे के बाद, तो अब सर्दियों का मौसम दस्तक दे रहा है। और कोविड सर्दियों के मौसम में ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO के और दुनिया के जो दीगर माहिरीन हैं तिब के शोबे से वाबस्ता, वो कह रहे हैं। नाज़रीन, बस अब इजाज़त दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको ये डीप इंसाइट मिलता रहे। खुदा हाफिज़।